आज हम लोग इस चैनल पे हैं जेके एडुकेयर्स और इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्केड्यूल्स के बारे में, जिसको कि हम लोग अनुसूची भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें 22 भाग हैं और कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से कि 8 अनुसूची तो पहले से ही उसमें थी वर्णित, जिसमें संविधान बन रहा था, और उसके बाद और सारी अनुसूचियां इसके साथ ऐड होती गई। तो अभी वर्तमान के जो अनुसूचियों की संख्या है वो टोटल यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से कि ये अनुसूचियां है क्या, और ये 12 जो अनुसूचियां हैं इनमें किसमें क्या दिया हुआ है, इसको कैसे पढ़ें, इससे क्या विशेष मतलब निकलता है, या इसकी क्या भूमिकाएं हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जो चलाया जा रहा है इन 12 अनुसूचियों से उस पर किस प्रकार से मदद ली जाती है, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अनुसूची को देखते ही हमारे मन में आता है वह ये होता है कि अनुसूची है क्या। आखिर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये अनुसूची 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है, अनुसूची जिसको इंग्लिश में हम लोग स्केड्यूल भी कहते हैं। ये 12 स्केड्यूल जो है वो क्या है, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसका मतलब होता है कि ये एक अतिरिक्त प्रावधान है, यानी कि जितने भी नियम कानून लिखे गए हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल 22 भागों में 395 आर्टिकल्स हैं, टोटल 395 अनुच्छेद हैं जिसमें बन रहे थे। तो इसके बावजूद क्या है कि उनमें जो चीजें जस्टिफाई नहीं हो पाई, क्लियरिफाई नहीं हो पाई, उनमें बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से उसका मतलब निकल कर नहीं आ पाया। तो उन सारी बातों को स्पष्ट रूप से उसका मीनिंग लाने के लिए, वो पूरी तरह से उसको डिफाइन करने के लिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की आशंका नहीं हो उनके मतलबों में। जैसे किसी भी चीज के विभिन्न रूप में हम लोग विभिन्न तरह से उसके मतलबों को निकालते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि उसके मतलब को डिफाइन किया जा सके कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही होना चाहिए या यही है। तो इसको देखते हुए क्या किया गया कि इसकी जो अनुसूचियों का निर्माण किया गया, जो जिसके बारे में अगर कोई पूछ दे कि अनुसूचियां क्या होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे कि ये जो अनुसूचियां हैं ये अतिरिक्त प्रावधान है जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि जब आप भाग एक पढ़ते हैं, जब आप संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं तो वहां आप राज्य और इसके संघ क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर कि फर्स्ट अनुच्छेद से ही पढ़ते हैं भारत जो कि राज्यों का एक संघ है। तो इस प्रकार की बातें की गई है। तो यहाँ पर भी हम लोग अनुसूची के माध्यम से इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि ये अनुसूची है क्या, और ये संख्याओं में 12 है और ये विभिन्न विषयों से संबंधित है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान के किस अनुसूची में हम लोग, किस शेड्यूल में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चीज को चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अनुसूची के बारे में। तो देखिए पहला जो अनुसूची है, जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है, यह बतलाता है हमारे देश के राज्यों एवं इनके संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ चलिए हम लोग गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर राज्य तो हम लोग समझ गए, संघ शासित प्रदेश क्षेत्र क्या है। तो संघ शासित क्षेत्र प्रदेश कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे जगह जहाँ पर कि राज्य सरकार के जगह केंद्र सरकार अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से अदा करती है। इलेक्शंस वहाँ भी होते हैं, वहाँ से भी विधायक चुने, वहाँ से भी एमपी का इलेक्शन होता है, और क्या कहते हैं वही वहाँ के सरकार को चलाते हैं। और ये सरकार कैसे चलाया जाता है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर राज्यपाल की मदद से चलाया जाता है, गवर्नर की मदद से यहाँ के शासन को चलाया जाता है। तो इसमें सबसे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो है वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 संघ शासित प्रदेश क्षेत्र जो है, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, इनमें से 2 संघ शासित प्रदेश जो है इसके अपवाद में आते हैं, जिसके नाम के रूप में हम लोग यहाँ पर लेते हैं दिल्ली और पुदुचेरी को। तो दिल्ली और पुदुचेरी जो है ये दोनों क्या कहते हैं ना कि ये संघ शासित प्रदेश क्षेत्र में आते तो हैं, लेकिन ये अपवाद में हमने इसे इसलिए कहा रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ राज्य सरकार की चुनावें होती है और यहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। तो अब इसी के बारे में इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन से राज्य कैसे होंगे और किस राज्य की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, और किस में विधान परिषद होगा, विधानसभा होगा, किस प्रकार से होगा, इन सारी चीजों के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं।
और उसके बाद आता है हमारा दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तो विभिन्न पदाधिकारी, तो अब बात होता है कि विभिन्न पदाधिकारी तो कौन कौन से पदाधिकारी तो हमारे डीएम साहब भी होते हैं, लेकिन वो नहीं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है राज्य व्यवस्था के, जो राज्य व्यवस्था में सीधी तौर पे भाग लेते हैं उनके यहाँ पर वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। जिस प्रकार से कौन कौन होंगे, तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, एमपी होंगे, उसके बाद और कौन कौन होंगे, तो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो इनको किस प्रकार से वेतन और भत्ता और पेंशन मिलेगा, इस बारे में इसके उल्लेख है। खास तौर पे जब इस पे हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं राज्य सरकार से, लेकिन जब उनकी पेंशन की बात आती है तो उनको पेंशन दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसलिए यहाँ पर ये विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि इसमें हाई कोर्ट के जज को कैसे पेंशन भत्ते मिलेंगे, इसका उल्लेख कैसे, क्योंकि हाई कोर्ट के जजों को तो राज्य सरकार वेतन देती है, ये बात सत्य है, लेकिन उनको पेंशन की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, वो राज्य सरकार के प्रभाव में आकर अपना काम ना करे। इस वजह से उनके पेंशन की व्यवस्था ये दूसरी अनुसूची के तहत की गई है, ताकि हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके, उस पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े। और इसके बाद जो अनुसूची आता है, तीसरी अनुसूची, ये थर्ड शेड्यूल में क्या होता है, इनमें विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के तहत ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो शपथ का उल्लेख है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हुए, जैसे प्रधानमंत्री हुए, जैसे अन्य सांसद हुए, या कोई मंत्री हुए, या नहीं तो फिर हम बोलेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये लोग जो शपथ ग्रहण करेंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा, किन वचन के साथ, किन शब्दों के साथ वह अपने शपथ ग्रहण को पूरा करेंगे, इसकी चर्चा की गई है तीसरी अनुसूची में। और इसी तीसरी अनुसूची में एक अपवाद के रूप में यह जान लेना आवश्यक है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, जो पीठासीन अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, जिनको मनोनीत किया जाता है, जैसे वर्तमान में 17वीं लोकसभा के जो पीठासीन हैं अध्यक्ष वो ओम बिरला है, तो इनका क्या होता है, शपथ ग्रहण नहीं होता है। इसलिए इस फॉर्मेट के बारे में तीसरी अनुसूची में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग जब वर्तमान में भी न्यूज चैनलों पर देखते हैं, संसद टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं कि जिस समय शपथ ग्रहण हो रहा होता है तो जो भी भावी होते हैं उस पद के लिए दावेदार जो जीत करके आते हैं, तो उनका जब शपथ ग्रहण होता है तो उसका अक्षरशः पालन कराया जाता है, यानी कि वे कुछ भी शब्दों में बदल नहीं सकते हैं। जो उनको शपथ ग्रहण कराने वाले होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराते हैं, तो राष्ट्रपति अपने हाथ में उस शपथ ग्रहण के प्रारूप को रख के वहाँ पर जो जो बोलते हैं उसी को माननीय सदस्य जो कि उस पद पर अब आसीन होने वाले हैं, अक्षरशः उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए संविधान के अनुसूचियों में से तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार अपना शपथ ग्रहण करते हैं और उस पद पर सत्तारूढ़ होते हैं। तो तीसरी अनुसूची के बाद अब हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची क्या है। तो चौथी अनुसूची का जो संबंध है वो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर है, अर्थात किस राज्य से कितने राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे, राज्यसभा के प्रतिनिधि, इस बारे में उल्लेख मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या बराबर नहीं होती है, तो किस राज्य से कितने राज्यसभा के मेंबर चुनकर आएंगे, इसका वर्णन यही हमारे चौथे शेड्यूल में है, चौथी अनुसूची में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो वो जितने राज्य हैं तो राज्यों से तो होता ही है, परंतु कुछ कुछ ऐसे यूटी हैं, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं आता है, जिसमें प्रमुख रूप से नाम किसका किसका ले सकते हैं हम लोग, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, उसके बाद क्या कहते हैं आपका आ जाएगा चंडीगढ़, और उसके साथ साथ लक्षद्वीप और ये जो दमन दीव है, इन सारे जगहों से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। तो इन सारे सदस्यों को छोड़कर अभी वर्तमान में हमारे राज्यसभा में जो टोटल 250
मैक्सिमम संख्या का जो निर्धारण किया गया है अभी के डेट में 250 जो राज्यसभा के मेंबर चुनकर आते हैं, मतलब कि 250 तो आते नहीं है, 245 आते हैं। तो वो 245 मेंबर किस राज्य से, 245 में से क्या होंगे, वो 245 में भी 12 को छोड़कर, क्योंकि उनमें से 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जो कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र के खेलकूद ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है। तो आप फिर 245 में 12 और घटाइए और उसके बाद जो संख्या आपके पास बचती है उन सारे संख्याओं में से, और जो नाम हमने लिया दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमनदीप, इन सारे जगहों को छोड़कर हटा दीजिए। तो उन सारे के सारे सीटों को बाकी जो जगह बचते हैं उनसे चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। और इसी के क्रम में आता है हमारा 5वां अनुसूची। तो 5वां अनुसूची क्या है, तो 5वां अनुसूची में ये दिया गया है कि पूरे देश भर में जो भी अनुसूचित जाति जनजातियां जिस क्षेत्र में निवास कर रही है उन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में एक ही बार में यहाँ पर 5वीं अनुसूची में उसका वर्णन कर दिया गया है कि जहां भी अनुसूचित जाति या जनजाति पाए जाएंगे। अब अनुसूचित जाति जनजाति क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति वैसे समुदाय से संबंधित है जिसको राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत रजिस्टर करते हैं, जिनका चयन करते हैं, वह अनुसूचित जाति और जनजाति में आता है। तो जहां भी ये जनजाति पाए जाएंगे, जाति जनजाति, तो उनका वहां का प्रशासन किस तरह का होगा इसके बारे में इसमें वर्णन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बार बार लाया जाता है कि जनसंख्या को तेजी से नहीं बढ़ाना है, लेकिन ये सारी चीज इन सारे जनजातियों पर लागू नहीं होती है क्योंकि इनकी संख्या ऑलरेडी बहुत कम है और घटती जा रही है। तो सरकार इनके जनसंख्या के बढ़ावा को क्या कर रही है, अलग रूप से प्रोत्साहित कर रही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति पूरे देश के किसी भी क्षेत्र में पाए जाए उनका प्रशासन किस तरह से चलेगा इसके बारे में वर्णन करता है। 5वीं अनुसूची के बाद अब हम लोग 6ठी अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो 6ठी अनुसूची के बारे में हम लोग यह कह सकते हैं कि ये विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों से संबंधित है, क्योंकि इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष रूप से हम लोगों को उल्लेख मिलता है। तो बात अब यहाँ ये है कि जनजाति से अभिप्राय क्या है। तो जनजाति से अभिप्राय आप सीधी तौर से आदिवासी समुदाय से ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आदिवासी बोलना उचित नहीं होगा। गोंड, मुंडा, ये सारे के सारे क्या हैं, जनजाति में आते हैं। और ये क्या होते हैं ना, ये किसी राज्य के वास्तविक निवासी होते हैं, परंतु चूंकि ये जंगलों में रहते हैं, बहुत ही पारंपरिक तरीके से रहते हैं, ये मुख्य धारा में तो शामिल हैं, परंतु इनके तक सरकार का लाभ विशेष रूप से नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इनमें जागरूकताओं की भारी कमी देखी जाती है। इसलिए इस कम्युनिटी के लिए, इस जाति विशेष के लिए सरकार की तरफ से कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, उनके प्रशासन के संबंध में विशेष जोर दिया जाता है ताकि उन्हें भी आम लोगों की तरह उनका भी विकास किया जा सके, वो भी देश की विकास में बराबर के भागीदार बन सके और उनके भी लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर बढ़ाया जा सके। तो इन सारे वजहों को लेकर हमारे संविधान का जो ये अनुसूची है, 6ठी अनुसूची, इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें जनजाति लोग खास तौर पर मिलते हैं, उनके प्रशासन के बारे में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि वहां पर किस प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनजातीय लोगों का कल्याण हो सके और उनको आगे बढ़ाया जा सके, देश की भागीदारी में शामिल किया जा सके। और इसी के बाद फिर 7वीं अनुसूची आती है। 7वीं अनुसूची अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सारी अनुसूचियां हैं, लेकिन 7वीं अनुसूची इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर आकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों किस काम को करेंगे या कौन सा काम किस प्रकार से होगा डेवलपमेंट का, किस प्रकार से जनता से टैक्स वसूले जाएंगे, किस तरह से उनका खर्च किया जाएगा, कौन किस किस क्षेत्र का विकास करेंगे, कौन किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, इन सारी बातों की चर्चाओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश हमें 7वीं अनुसूची में ही आकर मिलता है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। इसमें तो जैसा कि हमने कहा कि इसमें किस प्रकार से शुल्क लगाएंगे और किस प्रकार से टैक्स लेंगे, तो इनके भी क्या कहते हैं उल्लेख मिलते हैं। तो इस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इन सारी चीजों को बताने के लिए 3 सूचियों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इस अनुसूची के अंतर्गत और भी 3 सूचियां हैं जिनमें तीनों में अलग अलग तरह से राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है और उनमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को रखा गया है ताकि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी भी चीज को लेकर विवाद की स्थिति कम बन पाए। Thanks for watching this video.